हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डीएनएस में। तो मेरा नाम है सागर वर्मा और मैं आपका मेंटर हूं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस में सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरा नाम है सागर वर्मा और मैं अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर में एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का छात्र हूं। मैंने इस साल ही अभी आईसीआर के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वहां पे एडमिशन लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन है ये एग्रीकल्चर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो होता है पोर्शन को कवर करता है। और इससे हर साल मैंने सारे पेपर्स के थ्रू आपके लिए जब मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, आपके लिए जब स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं सारे पेपर्स के थ्रू गया। तो मैंने देखा कि हर साल एक दो क्वेश्चन इस पोर्शन से, दो तीन क्वेश्चन इस पोर्शन से फिक्स हैं जो आ रहे हैं, हर साल रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में और सभी टॉपिक्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालिए और अपने साथ एक पेन रखिए और एक बहुत ही अच्छी जगह पे क्या हो जाइए, अपने एक एटमॉस्फेयर बना लीजिए पढ़ने का, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्लांट ब्रीडिंग। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है और उसके यूज क्या क्या हुए हैं अभी तक। बेसिकली इस लेक्चर में हम बात करेंगे पूरी हिस्ट्री, जितनी भी अभी तक प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पूरा काम हुआ है और क्या क्या काम हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इस पूरे लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप भी रेडी हो जाइए, मैं तो बिल्कुल रेडी हूं। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, कभी भी क्या होता है कि जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें उसके बारे में सबसे पहले जानना होगा। ठीक है, तो आते हैं, हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर, भारत में एग्रीकल्चर की क्या महत्ता है। ठीक है, तो चलिए, एग्रीकल्चर, इंडिया मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश में क्या होता है, जो इंडिया है, यहाँ पे 65% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर है। तो जो एग्रीकल्चर है इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में लगभग 33-34% इसका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और हमारे देश एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में, लगभग 62% कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, एग्रीकल्चर का आ रहा है एम्प्लॉयमेंट में। मतलब रोजगार देने के लिए सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे देश में क्या है, लोग फार्मर हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर की महत्ता यहीं से समझ में आती है कि 33% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अकेले 33% कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये जीडीपी में। और एम्प्लॉयमेंट में अकेले लगभग 62-63% क्या कर रहा है, ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर प्लांट ब्रीडिंग की हमें एग्रीकल्चर में क्यों जरूरत पड़ी, आखिर प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है और इससे हमारा जो इतिहास है इसमें हमें इससे क्या क्या फायदे हुए हैं, इस प्लांट ब्रीडिंग से हमें क्या क्या एडवांटेज, जो भी कह सकते हैं हम, वो हमें मिला है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिया है इसकी पॉपुलेशन जो होता है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन रेट है इंक्रीज होने का, वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसा ये भी माना जाता है कि हम हर साल क्या करते हैं, एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, हर साल 2% पर ईयर है, यानी 2% हमारी पॉपुलेशन, 2% पर ईयर के दर से जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या करती है, हर साल क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब देखिए हो क्या रहा है कि 2% के हिसाब से क्या हो रही है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब अगर क्या होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी यानी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो उन्हें खाने के लिए भी क्या हुए, और ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न और ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो हमें अपने देश में क्या चाहिए, फूड सिक्योरिटी चाहिए। तो इसी के लिए हमें क्या पड़ा कि जो 2% की दर से क्या हो रही थी, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और इसके साथ साथ क्या हो रहा था, क्रॉप फेलियर हैज कॉज्ड फैमाइन एंड स्टार्वेशन। तो क्या हुआ कि आजादी से पहले क्या हुआ, हमारे देश में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट बंगाल फेमाइन।
ठीक है, बंगाल में एक अकाल पड़ा था, उसमें क्या हुआ था कि जो धान की फसल थी उसमें एक बीमारी लग गई थी, ठीक है। तो जो बीमारी लग गई तो इससे क्या हुआ, पूरी तरह से जो वहां का जो आपका क्रॉप था वो पूरी तरह से फेल हो गया, पूरी तरह से जो राइस की फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और जब पूरी तरह से जब ये फसल बर्बाद हो गई तो रिजल्ट ये हुआ कि वहां के लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। और उस समय क्या था, हमारे देश में ब्रितानी हुकूमत का जो क्या था, राज था पूरी तरह से। तो हुआ ये कि उन लोगों ने क्या किया, कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया हमारे देश के लोगों को। बहुत सारे लोग क्या हुए, मिलियंस ऑफ में जो लोग थे वहां के बंगाल वगैरह के, तो उस साइड के पूरे म्यांमार, बंगाल, बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं अभी बांग्लादेश बन गया, उधर के क्या हुए, बहुत सारे लोग क्या हो गए, मर गए। और एक डेटा तो ये भी बताता है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। ऑफिशियली तो ये बताया जाता है कि 2 मिलियन 3 मिलियन लोग मरे थे, लेकिन एक अनऑफिशियल डेटा है जिसमें यह बताया जाता है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की क्या हुई थी, उस अकाल में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो हुआ यह कि जो क्रॉप फेलियर यानी फसल का क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना, किस वजह से, अकाल पड़ जाने की वजह से, भूखमरी आ गई, पूरी तरह से अकाल पड़ गया। तो यह भी क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ था, आजादी के पहले क्या हो रहा था, यह भी हो रहा था, ठीक है। सन 1942-43 की बात है, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, हमें खाद्य पदार्थ की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उसी में क्या हुआ, अकाल आ गया। एक तो हमारे पास खाने के लिए खुद ही कमी है, और ऊपर से क्या हो गया, अकाल पड़ गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये लोग बैठे हैं ना, ये फोटो जो है आपकी क्या है, ये बंगाल फेमाइन के समय की क्या है, फोटो है, ठीक है। तो इसमें देखिए लोग कैसे हो गए, पूरी तरह से एकदम मरे हुए हालत में पहुंच गए। तो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फेसिंग वाज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो हुआ क्या कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की थी कि हम कैसे अपने देश में क्या करें, जो फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, अपने देश को क्या करें, फूड सिक्योरिटी, यानी जो फूड सिक्योरिटी हम अपने देश में कैसे लाएं, कैसे हम अपने देश में जितनी पॉपुलेशन है उन सबको क्या करें, खाना खिलाएं, ताकि कोई भी क्या हो, बिना खाना के या फिर बिना भूखमरी से क्या हो, कोई भी मरे ना। तो हुआ क्या कि हमारे पास क्या था, लैंड लिमिटेड था। अब देखिए कि हमारे कंट्री में क्या है, तो लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है, तो और हमें क्या करना है, उसी पे क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। अगर हमारे पास क्या है, ये लैंड है, ठीक है, ये एक फिक्स लैंड है, और हमको क्या करना है, इसी लैंड पे क्या करना है, प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या कर सकते हैं, लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, लैंड को हमारे पास बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी लैंड पे क्या करना पड़ेगा, यील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर इस लैंड पे इनिशियली 5 टन का प्रोडक्शन हो रहा था, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें इस पे 5 टन का प्रोडक्शन हो रहा था, तो अगर हमें क्या करना है कि अपने कंट्री का क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, और हमारे पास लैंड लिमिटेड है, तो हमको इतने ही जमीन पे हमें क्या करना पड़ेगा, 6 टन 7 टन 8 टन 10 टन तक क्या करना पड़ेगा, अनाज उगाना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट एरिया, ठीक है, इंक्रीज यील्ड पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया यील्ड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास रिसोर्सेस सारे वही हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास जमीन वही है, हमारे पास लेबर वही है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर यूनिट एरिया यानी ये जो फिक्स्ड एरिया है उसी पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसी में क्या आता है, हमारा प्लांट ब्रीडिंग का रोल आता है कि हमने क्या किया, यील्ड को क्या किया, बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, देखिए द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है, हमने क्या किया, हाई यील्डिंग वेराइटी क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी का क्या किया, डेवलपमेंट किया। अब हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होती है, ऐसी फसलें जो क्या करती हैं, ज्यादा उपज देती हैं। जो ट्रेडिशनल फसलें जो किसान पहले से उगाते आ रहे हैं उनसे क्या होता है, जो कुछ नई वैरायटी हमने डेवलप की जो क्या करती थी, बहुत ज्यादा क्या करती थी, आपका उत्पादन देती थी, ठीक है। तो हाई यील्डिंग यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रोन्नत किस्में जो होती हैं किसी भी क्रॉप की, जैसे वीट की, गेहूं की हो गई, राइस की, ठीक है। इन मिड 1960 led to a dramatic increase in food production in our country. This phase is referred as ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ 1960s में, ठीक है, 1960 के बाद 1960 से लेके 70 तक, तो 1960s के बीच में क्या हुआ कि हमारे देश का जो फूड प्रोडक्शन था,
ठीक है, या जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, अचानक से एकदम चमत्कारिक तरीके से क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा। तो बहुत तेजी से बढ़ा और क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। और इसी फेज को, ये जो फेज है 1963 से लेके उसके आगे वाला जितनी 60s वाले फेज हैं, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब फूड प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा, तो हमने उसे क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि ये क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है, फेज है इंडिया में। तो यहां से क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, खाद्य पदार्थों का यानी फूड ग्रेन्स का क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। और जो ये फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है ये मेनली 2 क्रॉप्स में बढ़ा। मेनली 2 क्रॉप्स वो कौन कौन से थे, व्हीट और राइस में बढ़ा। तो आगे हम जब बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की तो हम बेसिकली क्या क्या करेंगे, हम उसी के सेंटर में बात करेंगे कि हम व्हीट और राइस 2 जो क्रॉप हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो अब देखिए जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो हाई यील्डिंग वैरायटी बनी, इसमें प्लांट ब्रीडिंग का क्या रोल था। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो मेनली सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट था, प्लांट ब्रीडिंग पे डिपेंडेंट था। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज इन व्हीट, राइस एंड मेज एटसेट्रा, और भी सारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हुआ उस किस में हुआ, व्हीट और राइस में हुआ। तो बोल रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो डिपेंड किस पे करता था, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स पे करता था, जिसने क्या की, अधिक उत्पादन करने वाली क्या की किस्मों का क्या किया, इन्होंने डेवलपमेंट किया, इन्होंने बनाया, और उसके साथ साथ क्या किया, डिजीज रेजिस्टेंट, जो क्या करती थी, जिनके अंदर क्या था, रोगों से क्या लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता थी, ऐसी कुछ वैरायटी बनाई। क्या हुआ था, बंगाल फेमाइन में क्या हो गया था, धान में क्या हो गया था, एक रोग लग गया था, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट एक रोग लग गया था, तो उसकी वजह से पूरी तरह से क्या हो गई, फसल बर्बाद हो गई। तो हमने अब क्या किया, हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा किसको, जो ये जो जितने भी डिजीज कॉज कर रहे हैं, डिजीज को, इंसेक्ट को, ये डिजीज रेजिस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, वैरायटी बनाई जो क्या थी, हाई यील्डिंग थी, डिजीज रेजिस्टेंट थी, ठीक है, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता थी, वो क्या करती थी, सभी डिजीज से क्या करती थी, कर सकती थी, लड़ सकती थी। तो हमने क्या किया, यही क्या कि इन्हीं सब टेक्निक से क्या किया, व्हीट और राइस और मेज, ऐसे ही खूब ढेर सारे क्रॉप, मेनली व्हीट और राइस में क्या किया, बहुत सारी वैरायटी का क्या किया, डेवलपमेंट किया। तो अब देखिए प्लांट ब्रीडिंग होता क्या, अब आती है मेन के, हमने देख लिया कि प्लांट ब्रीडिंग से हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे बनाया अपना। तो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा ब्रांच है एग्रीकल्चर का जो फोकस करता है किस पे, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इंप्रूव्ड प्लांट टाइप दैट आर बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन एंड गिव बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट। देखिए होता क्या है, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक एग्रीकल्चर की ऐसी शाखा है जो क्या करती है, मैनिपुलेट करती है प्लांट स्पीसीज को। फॉर एग्जांपल, अब देखिए मैनिपुलेशन कहां पे हो सकता है, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो मैनिपुलेशन होता है वो जीन लेवल पे होता है, डीएनए लेवल पे होता है। हम क्या करते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल में, यानी जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, डीएनए, क्रोमोसोम्स, इन सब चीजों में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्या करना है, यील्ड बढ़ाना है, तो हम यील्ड बढ़ाने वाला जीन क्या करेंगे, किसी भी प्लांट स्पीसीज में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अगर हमें डिजीज रेजिस्टेंट लाना है तो हम डिजीज रेजिस्टेंट वाला जीन क्या करेंगे, एक किसी प्लांट स्पीसीज में ला करके क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यही बोल रहा है, हमने क्या कर दिया, उस प्लांट स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया, परिवर्तन ला दिया। तो यहां पे क्या हो गया, आपका नई वेराइटी क्या हो गई, नई वेराइटी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और जो वो नई वेराइटी थी वो क्या थी, इंप्रूव्ड प्लांट टाइप था। इंप्रूव्ड मतलब पहले से जो कल्टीवेटेड स्पीसीज थी, यानी जो पहले से जिनका क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, जो अपने खेतों में हमारे फार्मर्स लगा रहे थे, उनसे क्या थी, बहुत ही बेहतर थी, और ये क्या थी, बेस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन, और हमारे किसानों के द्वारा इसको लगाने के लिए, उत्पादन करने के लिए क्या थी, एकदम बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी। और इनकी यील्ड क्या होती थी, जो पहले की वैरायटी थी, जो ट्रेडिशनल वैरायटी थी, यानी जो किसान पहले से क्या हो रहे हैं, लगाते हुए आ रहे हैं, उनसे क्या थी, यील्ड उसकी ज्यादा अच्छी थी। और इनके अंदर क्या थी, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी क्या थी, बहुत ही
ज्यादा थी। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन हो गया कि प्लांट ब्रीडिंग आखिर है क्या और इससे क्या क्या हमें मिलता है, हमने क्या क्या किया हुआ है प्लांट ब्रीडिंग में, क्या क्या हम करते हैं। चलिए अब अगला हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। आखिर क्या क्या अब प्लांट ब्रीडिंग के आपके जो, अगर आप क्या कर रहे हैं किसी भी प्लांट के अंदर ब्रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी नई वैरायटी बना रहे हैं ब्रीड करके, तो आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या आपके लक्ष्य हैं इस प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं उस प्लांट वैरायटी में। तो सबसे पहला है क्या, हायर यील्ड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपकी यील्ड जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए पहले के वैरायटी के थ्रू। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर देखिए यील्ड ज्यादा को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रखा गया है, अगर हम कभी भी क्या करते हैं प्लांट की ब्रीडिंग कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं एक प्लांट से हमने क्या किया, ब्रीड करके दूसरा नया प्लांट बनाया, ठीक है, अगर इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, यानी ये इसके अंदर हर तरह की प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन अगर इसकी यील्ड क्या हो गई, कम हो गई, तो हम इसको अच्छी किस्म नहीं मानेंगे जो डेवलप हुई है। क्योंकि यील्ड जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो यील्ड होता है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका फैक्टर होता है जब हम क्या करते हैं किसी भी प्लांट की ब्रीडिंग करते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो भी हम नई किस्मों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जो नई किस्में बन रही हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, उसके अंदर क्या होना चाहिए, यील्ड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि इंप्रूव्ड क्वालिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो क्या है, फूड सिक्योरिटी है, और अब हमारे पास खाना बहुत सारा खाना है, हम अपने देश में बहुत सारा खाना स्टोर कर अब तो हमारे देश में इतना ज्यादा फूड ग्रेन है कि अगर हम 1-2 साल तक खेती ना करें तब भी हम पूरे देश को खिला सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे बात आती है किसकी, हमारे पास फूड सिक्योरिटी तो हो गई, हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, क्वालिटी फूड चाहिए। जैसे कि हमने बात किया क्या, जैसे आप देख रहे हैं आजकल हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारे तरफ चारों तरफ बहुत से लोग क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, सबकी आंखें कमजोर हो रही हैं, विटामिन ए की सबको क्या है, डिफिशियंसी है, जैसे मैंने भी अभी चश्मा लगा रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फूड ग्रेन की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये क्वालिटी क्या हो सकती है, न्यूट्रिशनल हो सकती है। कैसी हो सकती है, न्यूट्रिएंट, हम क्या करें अपने जो फूड मटेरियल है उसमें जो न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट के लिए क्या कर सकते हैं हम, विटामिन ए का कंटेंट क्या कर दें, बढ़ा दें। विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि एक राइस का जो आपकी राइस की वैरायटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस का हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया। जो गोल्डन राइस था ये क्या था, इसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट था, तो हमने इसको डेवलप किया ताकि हमारे देश में क्या हो, जितने भी लोग क्या हो रहे हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है जितने भी लोगों में, वो क्या हो सके, खत्म हो सके। ठीक, ये तो हमने बात की किसकी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी की। अब और भी आगे हम बात कर सकते हैं, जैसे कीपिंग क्वालिटी, ठीक है, स्टोरेज क्वालिटी। जैसे कीपिंग क्वालिटी, जैसे अगर हमें क्या करना है कि अगर हमें कोई भी, जैसे फलों की बात कर लें, अगर जो भी फल होते हैं अगर उनके अंदर कीपिंग क्वालिटी अच्छी होगी तो हम उनको ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं, एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक ले जाकर के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर में एप्पल खरीदिए और ले जाकर साउथ इंडिया में एप्पल खरीदिए तो साउथ इंडिया में एप्पल महंगा मिलेगा, कश्मीर में आपको सस्ता मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, कि जो भी नई किस्में बन रही हैं उनके अंदर जो क्वालिटी हो वो क्या हो, अच्छी हो। उसके बाद डिजीज रेजिस्टेंट की मैंने बात की कि उनके अंदर क्या हो, सभी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हो। फॉर एग्जांपल अगर हम वीट की बात करें तो वीट में जितने भी तरह के रस्ट लगते हैं, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और आपका करनाल बंट, ऐसे खूब ढेर सारी डिजीज लगती हैं वीट में, तो उनके लिए क्या हो, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो। अगर राइस की वैरायटी है तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हो गया, ठीक है, ऐसी कुछ डिजीजेस हैं जिनके क्या हो, जिनके लिए उसके अंदर क्या हो, प्रतिरोधक क्षमता हो। तो हमें क्या चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी भी अपने जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके थ्रू, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा जो लक्ष्य होगा कि हमारा जो वैरायटी नया बने वो कैसा हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो।
अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, यानी जो भी इंसेक्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे पेड़ पौधों को, हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो हमें ऐसी वैरायटी बनानी होगी जो क्या हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो। और हमने एक वैरायटी बनाई थी जिसका क्या नाम था, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, किसकी, कॉटन की, जो क्या करती है, बॉल वॉर्म के खिलाफ क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। तो हमने क्या किया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी का भी फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं। और ऐसे ही क्या होगा, बहुत से सारे क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, अलग अलग क्रॉप में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के इंसेक्ट लगते हैं। तो उनके लिए हमें रेजिस्टेंट वैरायटी का फॉर्मेशन करना है, हमें बनाना है। इंक्रीज टॉलरेंस टू द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब देखिए होता क्या है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हमारे चारों तरफ क्या है, जो वातावरण है। अब हो सकता है कि जो वातावरण हो आपके क्रॉप के अकॉर्डिंग ना हो किसी दिन, या फिर किसी एक ड्यूरेशन में, मान लीजिए एक हफ्ते तक जो आपको कंडीशन चाहिए वो नहीं मिल रही है आपके क्रॉप के लिए। तो आपको ऐसी क्रॉप्स को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जो क्या हो, वो जो कंडीशन है उसके लिए क्या हो, वो उस प्रतिरोधक क्षमता हो उसके लिए। हो सकता है कि धान की फसल है, तो धान की फसल में क्या होता है, पानी आपको हमेशा लगा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आपके किसी एरिया में क्या हो गया, सूखा पड़ गया, तो आपके पास ऐसी वैरायटी होनी चाहिए धान की जो क्या करे, कम पानी में भी क्या कर सके, ग्रो कर सके, यील्ड दे सके, प्रोडक्शन दे सके, ताकि आपकी जो फसल हो वो पूरी तरह से क्या हो, बर्बाद ना हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी जो मौसम जो हमारा बाहरी वातावरण है उसकी वजह से जो हमारे यील्ड में क्या हो रहा है, कमी आनी चाहिए, वो क्या हो जाए, ना हो। ऐसी वैरायटी हो जो क्या करे, उसमें भी क्या कर सके, विथ स्टैंड कर सके, उसमें भी क्या हो सके, खड़ी रह सके। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे किसकी, हमने अभी तक प्लांट ब्रीडिंग का कहां एप्लीकेशन किया है और हमें उससे क्या क्या रिजल्ट मिले हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के एप्लीकेशंस की, हमने कहां उसे अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हमने बात की थी क्या, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव में, कि यील्ड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग के नजरिए से। तो इंप्रूवमेंट यील्ड, हमने कहां यील्ड का इंप्रूवमेंट किया है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। तो सबसे पहली जो क्रॉप आती है वो आती है वीट की क्रॉप, यानी गेहूं की फसल में हमने क्या किया, यील्ड को क्या किया, अपने बढ़ाया। और सबसे ज्यादा जो प्लांट ब्रीडिंग पे काम हुआ है वो अभी तक वीट में ही सबसे पहले हुआ था, और सबसे ज्यादा इसी में ही हमें क्या मिला, इंपैक्ट मिला, सबसे ज्यादा रिजल्ट मिला। ठीक, तो हुआ क्या, देखिए कि एक बार क्या हुआ था कि अगर आपको ये स्टोरी पता होगी, जापान में क्या हुआ था, अमेरिका ने क्या किया था, आपका एटम बम पटक दिया था। तो क्या होता है, किसी भी दो देश के बीच में वॉर होता है, जब किसी देश का एक दूसरे देश पे कब्जा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने देश के कुछ साइंटिस्ट को क्या करते हैं, उस देश में भेजते हैं। आप देखिए उस देश में कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, आप वहां से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब जापान में क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, एटम बम फेंका। अब जापान पे पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा। अब अमेरिका के कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हुए, उस देश में घुसे और उन्होंने क्या किया, अमेरिकन प्लांट ब्रीडर ने क्या किया, एक वीट की एक वैरायटी खोजी जिसका क्या नाम था, नॉरिन-10। क्या नाम था, नॉरिन-10। और इस नॉरिन-10 के पास क्या था, ड्वार्फिंग जीन क्या होता है, ये क्या करता है, पेड़ को क्या कर देता है, बौना बना देता है। क्या बना देता है, बौना बना देता है। यानी जो वीट की जो क्रॉप होगी वो क्या होगी, छोटी रह जाएगी। अगर वीट की क्रॉप पहले इसकी हाइट इतनी थी तो अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए इतनी हाइट इसकी कम होने से आपको क्या फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वीट की क्रॉप है, ये वीट का प्लांट है और ये क्या है, एक छोटा सा वीट का प्लांट है, तो हाइट कम होने से आपको क्या फायदा होगा, इस जीन से जब जो हाइट कम हुई है इससे आपको क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि हम क्या कर रहे थे, जो ये लंबी प्रजातियां होती है इनमें दो तीन फायदा होता है। आपको क्या हो रहा था, आपका जो भी एनर्जी था वो डाइवर्ट हो रहा था क्या, इसके वेजिटेटिव पार्ट को बनाने में, यानी इसकी जो डंडियां है, स्टेम है, इसका फॉर्मेशन में। और कम एनर्जी मिल रही थी किसको, इसके जो ग्रेन्स है, यानी जो इस पे वीट लगेगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब इसकी साइज छोटी होगी तो इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी,
कम होगी, यानी इसके स्टेम, लीव्स ये सब क्या होंगे, स्टेम वगैरह ये सब क्या होंगे, छोटे बनेंगे, कम बनेंगे, तो एनर्जी क्या होगी, डाइवर्ट होगी किसमें, ग्रेन फॉर्मेशन में, यानी जो जो दाने बन रहे हैं वो क्या होंगे, पहले से ज्यादा बनेंगे। यानी यहां पे क्या हुआ, वेजिटेटिव ग्रोथ को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो गया, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज्यादा हो गया। दूसरा फायदा ये होता है कि जो प्लांट क्या होता है, हाइट में ज्यादा होता है, उसके अंदर लॉजिंग की समस्या आती है, ये क्या हो जाता है, गिर जाता है। अगर तेज हवा चलेगी, पानी ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लांट गिर सकता है। लेकिन अगर उसकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी, तो उसके अंदर क्या होगे, वो उस प्लांट के गिरने की, उसकी क्या होगी, लॉजिंग की समस्या क्या हो जाएगी, इसमें खत्म हो जाएगी, वो गिरेगा नहीं। तो यही जो ड्वार्फिंग जीन था नॉरिन 10, इसको किसने किया, अमेरिकन प्लांट ब्रीडर ने जापान से क्या कर लिया, उठा लिया, और उठा करके कहां पे लेकर के आए, ये अमेरिका लेकर के आए, और कहां पे ले गए, इसे मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, किसका, वीट और मेज के इंप्रूवमेंट का क्या है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर ले गए। और वहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, डॉक्टर एन बोरलॉग, ठीक है, ठीक। तो नॉर्मन बोरलॉग एक साइंटिस्ट थे जो कहां पे थे, सिमिट मैक्सिको में। तो इन्होंने क्या किया, ये जो प्लांट था नॉरिन 10, इसके अंदर क्या था, ड्वार्फिंग जीन, यानी पेड़ को क्या कर देने वाला, जो गेहूं का पेड़ है उसको छोटा कर देने वाला एक जीन था। तो इन्होंने क्या किया, इसी जीन का यूज करके क्या किया, बहुत सारी बौनी प्रजातियों का क्या किया, उत्पादन किया, बहुत सारी बौनी प्रजातियां क्या की, इन्होंने डेवलप की। और जैसे कि उन्होंने एक वैरायटी डेवलप की जिसका क्या नाम था, सोनरा 64 और लर्मा रोजो। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो क्या हुई, नॉरिन 10 वैरायटी से क्या की, विकसित की गई। कहां पर, जो आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वीट और मेज का, मैक्सिको में, वहां पे क्या किया गया, इन्होंने दो वैरायटी डेवलप की, सोनरा 64 और लर्मा रोजो 64। इन्होंने क्या किया, दो वैरायटी का क्या किया, डेवलपमेंट किया। अब देखिए हुआ क्या कि जो डॉक्टर एन बोरलॉग थे, उन्हें क्या किया गया, 1970 में क्या किया गया, नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या किया, इन्हें क्या मिला, 1970 में क्या किया, पीस का जो नोबेल पुरस्कार है उन्हें दिया गया। और ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और इन्हें क्या बोल दिया गया, हरित क्रांति का जनक बोल दिया गया। किसे, नॉर्मन ई बोरलॉग को, इन्हें क्या बोल दिया गया, यही है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इन्हें क्या बोल दिया गया, हरित क्रांति का क्या बोल दिया गया, जनक बोल दिया गया, कि आपने क्या किया, बहुत ही अच्छी वैरायटी डेवलप की, जिससे यील्ड बढ़ा, जिससे क्या हुआ, खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ा, और इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या, कि अब अमेरिका में तो क्या हुआ, वैरायटी डेवलप हुई, अमेरिका में ग्रो की जा रही है। अब क्या हुआ, इन अर्ली 1963, ईयर इंपॉर्टेंट है, ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1963 में क्या हुआ कि जो वीट वैरायटी थी, जैसे सोनरा 64 और लर्मा रोजो, जो कहां पे डेवलप की गई थी, सिमिट मैक्सिको में, तो वहां पे डेवलप की गई थी। अब इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पे, इंडिया में इसे क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस। कुछ साइंटिस्ट थे जो क्या गए, सिमिट मैक्सिको से ये जो वैरायटीज थी, जो बौनी प्रजातियां थी कुछ, उनको क्या किया, जैसे बौनी प्रजातियां कौन कौन सी, सोनरा 64, लर्मा रोजो, इसके अलावा भी कुछ वैरायटीज, कुछ लाइन्स को ये क्या किया, अपने साथ लेकर के कहां पर आए, इंडिया में। और इंडिया में इन्होंने क्या कर दिया, 1963 में क्या कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया, इसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, ठीक है, लॉन्च कर दिया। किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। दे आर सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। या तो देखिए, अगर आप कोई भी वैरायटी लाते हैं, या तो उसको आप डायरेक्ट उगाने लगिए, या तो अब क्या कर सकते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, आप कहीं उगाइए और उसमें से क्या करिए, सेलेक्ट करके कुछ लाइंस या फिर कुछ नई वैरायटी आप क्रॉस करके बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, अमेरिका से एक वैरायटी ला रहे हैं, एक इंडिया से वैरायटी ला रहे हैं। यहाँ पे वैरायटी है आपकी 1 और यहाँ पे वैरायटी है 2, ठीक है। तो ये जो दो वैरायटी हैं, हम क्या कर सकते हैं कि अब क्या होगा कि हो सकता है अमेरिका वाली वैरायटी क्या हो, इंडिया में ना ग्रो, तो हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, मिला करके हम एक तीसरी वैरायटी बना देते हैं जो क्या हो सके, इंडिया में भी ग्रो हो सके। तो हमने क्या किया, उसको क्रॉस बना करके क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया दोनों, इंडिया की वैरायटी के साथ उसका, और हमें नई वैरायटी और भी कुछ मिल गई। और ये काम कहाँ होता था, IRI क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे सिचुएटेड है, दिल्ली में। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है कि IRI कहां पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। और यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और इन्होंने क्या किया,
1963 में एम एस स्वामीनाथन के अंडर में क्या हो रहा था, सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन का काम चल रहा था। और इन 1963 सेवरल वेराइटीज लाइक सोनालिका एंड कल्याण सोना, जैसे सोनालिका देखिए इसमें भी जैसे क्या है, देखिए यहाँ सोनरा है ना, तो इसके भी नाम में आ रहा है सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है। ये क्या हुआ है, इन्हीं से क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसका नाम थोड़ा थोड़ा इससे मिल रहा है। तो वेराइटी क्या हुआ, सोनालिका और कल्याण सोना का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो कि क्या थी, हाई यील्डिंग वैरायटी थी, जो कि ड्वार्फ वैरायटी थी, और ये क्या थी, डिजीज रेजिस्टेंट भी थी, हाई यील्डिंग भी थी। इन्हें क्या कर दिया गया, 1963 में क्या कर दिया गया, हमारे देश में क्या कर दिया गया, कल्टीवेशन के लिए क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, यानी किसानों तक पहुंचा दिया गया। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन हैं, आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस पूरे जो आपका ये जो डेवलपमेंट था, इससे क्या हुआ कि ड्यूरिंग 1960 टू 2000, यानी 1960 से लेकर के सन 2000 तक जो वीट का प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वीट का प्रोडक्शन क्या था, यहाँ पे था, तो ये अचानक से क्या हो गया, इंक्रीज करके कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो पहले क्या होता था, 11 मिलियन टन से जो वीट का प्रोडक्शन था वो कहाँ पे पहुंच गया, बढ़ करके सीधे पहुंच गया सन 2000 में 75 मिलियन टन। देखिए आप कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 7 गुना 8 गुना क्या हो गया, प्रोडक्शन क्या हो गया, एक ही बार क्या हो गया, जंप कर गया पिछले 40 सालों में। और इससे क्या हुआ, हमारे देश को क्या हुआ, हमारा देश क्या हो गया, खाद्य सुरक्षा हमारे देश को क्या हो गई, मिल गई, हमारे देश को फूड सिक्योरिटी मिल गई। फूड सिक्योरिटी तो चलिए मिल गई है, आज हमारे देश में खाने के लिए सबको मिल जा रहा है। जैसे हमने देखा कोरोना काल में भी क्या होता था कि जो राशन वगैरह बंटता था, तो हमारे देश में खाद्य पदार्थ तो बहुत हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में क्या है, हमारे देश में फूड सिक्योरिटी है, लेकिन अभी भी हमारे देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की अभी भी कमी है। यानी हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो क्या हो रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, जिनको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट, जो क्वालिटी, जो जितने भी न्यूट्रिशन, सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारे जितने भी तरह के न्यूट्रिशन है वो क्या हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे देश को क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी मिल गई। इस किससे, जो ये जो वेराइटी निकली किसमें, वीट में, ठीक है, वीट में जो वैरायटी निकली सोनालिका और कल्याण सोना, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा और हमारे देश में खाने के लिए अनाज का उत्पादन बहुत तेजी से क्या हो गया, बढ़ गया। तो बेसिकली और ये क्या था आपका, वीट में क्या था इसका एप्लीकेशन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, राइस में कैसे हमने क्या किया, यील्ड का इंप्रूवमेंट किया। तो अपने लेक्चर को खत्म करने से पहले हम अपने कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसे हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं, तो बताइए, हमने अभी पढ़ा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसे बोलते हैं, डॉक्टर एन बोरलॉग। इसका क्या होगा, इसका जो होगा क्या होगा, एग्जाम्पल डॉक्टर, इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर होगा क्या, डॉक्टर एन बोरलॉग। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा इसका कि हु इज रिकॉर्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर, यानी जो बौनी फसलें, बौनी किस्में थी, कौन कौन सी, सोनरा 64, लरमा रोजो, ये कब इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, किस ईयर में इंट्रोड्यूस की गई, ये बीएचयू 2018 और 2014 का क्वेश्चन है। तो कब इंट्रोड्यूस की गई, 1963 में, हमने अपने नोट्स में पीछे देखा हुआ है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट, बताइए सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट का एग्जाम्पल क्या क्या है, जो क्या है, बौनी किस्में हैं किसकी, व्हीट की। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है, सोनरा 64 हो सकता है, लरमा रोजो हो सकता है, लरमा रोजो हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, सोना लीका हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, कल्याण सोना हो सकता है। क्या हो सकता है, कल्याण सोना हो सकता है। ये हमने 4 वैरायटी, ये जो नीचे वाली 2 हैं ये इंडिया में डेवलप हुई हैं, जो ऊपर वाली 2 हैं वो किस में डेवलप हुई हैं, सीमेंट मैक्सिको में डेवलप हुई हैं। चलिए
अगला है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में, भारत में जो हरित क्रांति था उसका जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ये क्या है? भारत में हरित क्रांति के क्या हैं? जनक हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन विच फील्ड द नोबेल प्राइज कॉन्फर्ड टू एन.ई. बोरलॉग, यानी जो बोरलॉग थे उन्हें किस फील्ड का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ये किस ईयर का क्वेश्चन है? BHU 2015 का क्वेश्चन है। और इन्हें किस फील्ड के लिए दिया गया था? पीस के लिए दिया गया था। किसके लिए? पीस के लिए क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। तो देखिए, हमने पहले ही आपको लेक्चर से बताया था कि हर साल क्या होता है, इस पोर्शन से क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए 2017, 18, 14, 16, 14, 15, हर साल क्या हुआ है जो आपके जरूरी नहीं है ये BHU में हुआ है, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो अगर हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें सबसे पहले पिछले साल के कुछ पेपर्स के थ्रू जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह के हमारे पेपर्स में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आज का लेक्चर हम आज यहीं खत्म करेंगे। जैसा कि हमने आज क्या पढ़ा है, इंप्रूवमेंट ऑफ यील्ड इन वीट में कैसे हमने क्या किया, उत्पादन को बढ़ाया। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि हमने कैसे राइस में उत्पादन को बढ़ाया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमने शुगर केन में कैसे उत्पादन को बढ़ाया। तो हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।